देश में इस वक्त आम चुनाव चल रहे हैं और आम चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक परंपरा के लिए सबसे अहम मुद्दा में से एक होता है और सबसे अहम कड़ी में से एक होता है, क्योंकि इस चुनाव में देश का भविष्य तय होता है। अब इस चुनाव में कोई संविधान बचाने की दुहाई दे रहा है तो कोई कह रहा है कि 2047 तक का रोडमैप तैयार होगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम पर बहस शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। नमस्कार, मैं हूं विवेक चांडिल और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट से सियासी भूचाल मच गया है। सवाल यह है कि आखिरकार हिंदू और मुस्लिमों की आबादी को लेकर रिपोर्ट चुनाव के दौरान ही क्यों लाई गई? क्या इसके पीछे कोई सियासी मकसद है? इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 1950 के बाद हिंदुओं की आबादी में इस देश में 8% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 43% तक बढ़ गई है। म्यांमार के बाद भारत में सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी में कमी देखी गई। 167 देशों में किए गए सर्वे में सिखों, बौद्ध और ईसाइयों की आबादी में भी मामूली इजाफा ही देखा गया है। बीजेपी अब वही गजवाए हिंद का आरोप लगाते हुए सियासी मैदान में आ चुकी है। विपक्ष इस रिपोर्ट को बीजेपी की सोची समझी साजिश बता रहा है ताकि चुनाव के दरमियान हिंदू मुस्लिम के बहस का फायदा उठाया जा सके। क्या वाकई हिंदुओं की आबादी में गिरावट और मुस्लिमों की संख्या में इजाफा किसी सियासी साजिश का हिस्सा है या किसी साजिश का हिस्सा है? आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि 65 सालों में आया यह बदलाव क्या वाकई देश के लिहाज से खतरनाक है? क्या इस सोचा समझा बदलाव लाया गया है? क्या विकसित भारत के लिए यह मुद्दा इतना अहम है? हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद होगा जिसमें हम डिबेट शुरू करेंगे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको आज के अहम सवाल में बता देता हूं। सवाल नंबर 1, आबादी का फॉर्मूला चुनाव में ही क्यों खुला? क्या बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? और ईएसी की रिपोर्ट से, आबादी की रिपोर्ट से किसको सियासी फायदा हो रहा है या फिर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया? इसी पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। हिंदू आबादी घटी, मुस्लिम आबादी बढ़ी। गजवाए हिंद की तैयारी, किसकी साजिश? रिपोर्ट पर घमासान, घटती आबादी पर सवाल। आज घट करके हम 70% पर आ गए। मुसलमान 8% थे, आज बढ़ करके सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। क्या भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या सनातन को खत्म करने की साजिश रची गई? हिंदुओं की आबादी पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद बवाल मच गया है। मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, जबकि हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे गजवाए हिंद की साजिश बताया है, तो प्रियंका गांधी ने भी पलटवार किया है। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। 1971 में जो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक 65 साल में मुस्लिम आबादी 43% बढ़ गई, तो हिंदुओं की आबादी करीब 8% कम हो गई। घटती आबादी ने टेंशन बढ़ा दी है, जिस पर सियासी पारा चढ़ने लगा है। यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है। हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है। ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम। किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप।
और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। नहीं, ये देखिए। नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है ये? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया, हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं बोलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आप नहीं, आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं लगने का सवाल नहीं है। रिपोर्ट किसकी है? ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। अब आपको सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े भी बताते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच हिंदू आबादी 7.82% घट गई, जबकि मुस्लिम आबादी 14% बढ़ गई। 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी। 2015 में मुस्लिम बढ़कर 14.09% हो गई। हिंदू आबादी 84.68% से घटकर 78.06% हो गई। ईसाई, सिख और बौद्ध की आबादी में भी इजाफा दर्ज किया गया है। ईसाई 5.38% और सिख 6.58% बढ़े हैं। 24 की लड़ाई फिर हिंदू मुस्लिम पर आ गई है। चुनावी शोर के बीच हिंदुओं की घटती आबादी पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो विपक्षी दल महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं। अब सवाल ये है कि चुनाव के बीच हिंदू मुस्लिम वाले इस दांव से क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। डिबेट में बातचीत करने के लिए केसी शर्मा, खेमचंद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाफिज नूर अजहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष AIMPLB यूपी। हाजी खान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं। संजय राणा भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं खेमचंद शर्मा जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। खेमचंद जी, आखिर बीच चुनाव में इस तरह के रिपोर्ट्स का आना या फिर इस तरह के रिपोर्ट्स का जारी होना चुनाव पर असर डालेगा, ये बात तय है। चाहे कितना डाले, इसका पैमाना अलग हो सकता है, कितना इम्पैक्ट हो इसका पैमाना अलग हो सकता है, लेकिन इसका असर होगा। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, क्या ये रिपोर्ट जारी होने का ठीक समय है? क्या इसी समय इसे जारी किया जाता है या इसे ऐसे वक्त में जारी किया गया जिससे कि चुनाव पर इसका इम्पैक्ट हो सके? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आवाज सही आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, आपका जवाब बताइए। देखिए, ये डाटा मार्केट में था, डेटा सबको पता है। कांग्रेस सच को छिपाना चाहती है, सच क्यों नहीं सामने आए? जो सच है वो सामने आना चाहिए। आज आपने देखा कांग्रेस का कोई भी नेता ये नहीं कह रहा है कि डेटा गलत है, कोई भी ये नेता ये नहीं कह रहा है कि मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो गलत है या हिंदुओं की जो पॉपुलेशन कम हुई है वो गलत है। ये टाइमिंग गलत है, भारतीय जनता पार्टी इससे फायदा लेना चाहती है। अरे भारतीय जनता पार्टी फायदा नहीं लेना चाहती। आपने तुष्टीकरण के अंतर्गत आपने जिस तरीके से पॉलिसी अपनाई, जिस तरीके से बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को आपने भारत में घुसाया, जिस तरीके से आपने फैमिली प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन में इंप्लीमेंट की, दूसरे रिलीजन में आपने कोशिश ही नहीं की, जिस तरीके से आपने कन्वर्जन को होने दिया, ये उस सब का कारण है। उस सब की वजह से हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हुई है, उस सब की वजह से मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ी है। 43% मुस्लिम की पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है। 1950 से 2015 के बीच में बहुत बड़ा भारी परिवर्तन है। ये हिंदू जो 84% से ज्यादा हुआ करते थे, लगभग ये रिपोर्ट कहां से आई है खेमचंद जी? थे, आज वो घट के खेमचंद जी, ये रिपोर्ट कहां से आई? जी खेमचंद जी, ये रिपोर्ट कहां से आई है, किसने जारी की है, इसका सोर्स क्या है, इस बारे में कुछ जानकारी आप? EAC ने तो सिर्फ इसको एनालाइज किया है, इम्पैक्ट एनालाइजिंग की है। 2011 का जो सेंसस है उसके अनुसार ये रिपोर्ट जारी की गई है, अलग से कोई मतगणना नहीं हुई है। लेकिन ये इम्पैक्ट आप कह रहे 2011 के हिसाब से, सुनिए ना मेरी बात, डेटा तो ऑलरेडी है। 2015 तक का आंकड़ा कैसे जारी हो सकता है जब 2011 के बाद तो कोई सेंसस हुआ ही नहीं है। 2015 तक का इम्पैक्ट
तो जो इम्पैक्ट है, अगर आप करंट सिनारियो में, ये तो नहीं बोला कि 2024 तक आप देखोगे तो जो 14% बताया गया वो 14% 22% निकलेगा, 23% निकलेगा मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है, और वहीं जो हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है वो घट के वो आपको 70-72% तक आ जाएगी। ये सारी चीजें दिखाती है कि जो कांग्रेस है वो सच नहीं सुनना चाहती, सच को छिपाना चाहती है, और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत वो हिंदुओं को लगातार बदनाम करना चाहती है, कम करना चाहती है, घटाना चाहती है, भारत की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहती है। आपने बार बार देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि देखिए मुसलमान खतरे में है, माइनॉरिटी खतरे में है, और बड़े बड़े पटलों पर जाके वो ऐसी बातें करते हैं और विदेशी मीडिया के साथ मिलके वो बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं। अब हकीकत ये है कि नहीं, मुसलमान खतरे में नहीं बल्कि हिंदू खतरे में है, हिंदू कम हो रहे हैं। आपके एक नेता अमित मालवीय नाम है उनका, सुनिए ना खमचंद जी, आपके एक नेता अमित मालवीय नाम है उनका, वो लिखते हैं कि कांग्रेस के दशकों के शासन ने हमारे साथ यही किया है, उनके भरोसे छोड़ दिया जाए तो हिंदुओं के लिए कोई देश बचेगा ही नहीं। बिल्कुल सही कहा है, क्या गलत कहा उन्होंने, क्या गलत कहा है? मैंने तो गलत और सही नहीं कहा, मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे बस पूछा कि इस बयान के मायने क्या, मैंने गलत सही तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। नहीं, इसका मायने सीधा सीधा ये है कि भाई अगर आप इसी तरीके से कांग्रेस यदि काम करती रही, इसी तरीके से विदेशों से मुसलमानों को घुसाती रही, तो 3 जो उनकी पॉलिसी थी, एक कि जनसंख्या कम करनी है, फैमिली प्लानिंग का इंप्लीमेंट करनी है तो हिंदुओं में इंप्लीमेंट करो, सिखों में इंप्लीमेंट करो, जैन में इंप्लीमेंट करो, मुस्लिम में इंप्लीमेंट मत करो। दूसरा, देश में यहाँ पे घुसपैठियों को घुसा लो, बांग्लादेशियों को घुसा लो, रोहिंग्या को घुसा लो और किसी देश से घुसा लो। और तीसरा, कन्वर्जन को सपोर्ट करना। इन तीनों की वजह से पॉपुलेशन में बदलाव आया है, डेमोग्राफी चेंज हुई है, हिंदू कम हुए और मुसलमान बढ़े हैं। वो लगातार इसी पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, हम मुस्लिम फर्स्ट के अनुसार आगे चलेंगे, हम मुसलमानों को पर्सनल लॉ यहाँ पे अप्लाई करने देंगे, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी वेल्थ करेंगे। सारे काम मुसलमानों के लिए वो करना चाहते हैं, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करना चाहते, सबके लिए वो कुछ नहीं करना चाहते। और फिर भी हिंदुओं को बदनाम करते हैं कि वो कहते हैं बहुसंख्यवाद नहीं चलेगा, बहुसंख्यावाद नहीं चलेगा। मतलब जो हिंदू या पॉपुलेशन रहती है फिर उसको बदनाम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी मुसलमानों की बात सुनेंगे। अगर मुसलमानों की बात सुनते हुए मुस्लिम फर्स्ट पॉलिसी के अनुसार कांग्रेस ऐसे ही काम करती रही तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये हमारी संस्कृति के लिए खतरा है। स्वयं पित्रोदा ने क्या कहा, हमें अफ्रीकन बना दिया, हमें यूरोपियन बना दिया, हमें उन्होंने अरब कंट्री का तो बना आप ये दिया। कह रहे हैं कि 2014 के बाद से 2024 तक, खेमचंद जी आप ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद से 2024 तक ना कन्वर्जन हुआ, ना इन्फिल्ट्रेशन हुआ, ना घुसपैठिए आए, ना बांग्लादेशी आए, ना रोहिंग्या आए, कोई नहीं आया। और जितने भी घुसपैठिए हैं सबकी पहचान कर ली गई मैं और आपको ये दावे के साथ कह सकता लगाम हूं, लग गया। देखिए मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ बीमारियां जो कांग्रेस ने 65 साल में बोई उसको हमने ड्रास्टिकली कम किया। अब यहाँ पे जो घुसपैठियां हैं, हम लोगों ने जो बॉर्डर को टेक्निकली एज वेल एज हम लोगों ने, आप देखेंगे स्पेस के माध्यम से उसको मॉनिटर करना शुरू किया है, तो उसमें घुसपैठियों की संख्या बहुत कम हुई है। क्योंकि बहुत बड़ा बॉर्डर है, काम हुआ नहीं 65 साल में, हम लोगों ने काम किया है और उसकी वजह से बहुत बदलाव आया है। दूसरा, कन्वर्जन को हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है। तीसरा, अब क्योंकि स्थिति ऐसी खराब कर दी उन्होंने, मानसिकता ऐसी बना दी मुस्लिमों में कि आपको फैमिली प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे शिक्षा का प्रसार ही नहीं किया, वहाँ पे जो कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, बातचीत होनी चाहिए थी, कट्टरपंथियों के दबाव में इन्होंने वो बातचीत ही नहीं की, तो वो स्थिति गंभीर हो गई। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से समाज को समझाने की कोशिश की है। जनसंख्या सबके लिए परेशानी है, हिंदुओं के लिए भी परेशानी है, मुसलमानों के लिए परेशानी और हमारे देश के रिसोर्सेज के लिए भी परेशानी है। हम आने वाले समय में इस समस्या का समाधान परेशानी तो है जनसंख्या, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट से किसको फायदा होगा ये बात भी एक डिबेटेबल है, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। मैं हाजी खान का राय इस पर लेना चाहूंगा। हाजी खान, फायदा नुकसान अलग है जी, ये सच को सामने रख रहा है और जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले हमारे हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, हमारे देश को पूरे विश्व में बदनाम कर रहे हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटी खतरे में है, ये उसको एक्सपोज कर रहा है। इसलिए ये सच सामने आना बहुत जरूरी था। नहीं, आप दो बातें कह रहे हैं, मैं इस पर आपसे दोबारा जवाब लूंगा। आप दो बातें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं माइनॉरिटी खतरे में, तो इस बार इस रिपोर्ट से ये बात प्रूव होती है माइनॉरिटी खतरे में नहीं है। माइनॉरिटी इस पूरे एशिया पैसिफिक में सबसे ज्यादा पीसफुल अगर कहीं रह रहा है तो भारत में रह रहा है। रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है, रिपोर्ट में इस बात का जिक्र होता है। लेकिन दूसरी बात आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से और रिप्रोडक्शन रेट के हिसाब से, जन्म संख्या दर के हिसाब से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है। तो दोनों बात एक साथ अगर कर रहे हैं तो मैं उस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मैं हाजी खान जी से पूछना चाहूंगा। हाजी खान जी,
ये जो रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया है कि मुसलमानों की आबादी 1950 से लेकर 2015 तक 43.15% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हिंदुओं की आबादी में 7.8% की गिरावट आई है। देखिए महोदय, बात यह है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो जनसंख्या देखी गई हमारे मुल्क की, तो 40 करोड़ जनसंख्या थी इस मुल्क की। उस 40 करोड़ में थे हमारे देश में 28 करोड़ हिंदू भाई थे और 12 करोड़ मुसलमान थे। आज 140 करोड़ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी रह रहे हैं। कैसे ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और कौन से तथ्यों से कर रहे हैं और कैसे ये बता रहे हैं कि आज भी मुसलमानों की तादाद 20 करोड़ है और 120 करोड़ हिंदुस्तानी हमारे हिंदू भाई हैं। 12 करोड़ मुसलमान थे ही नहीं। किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप कैसी जी, आप देख लेना, आप देखो 47 के बाद की जो आबादी 1950 में 12 करोड़ मुसलमान, क्यों झूठ बोल उसमें रहे हैं? पाकिस्तान भी गए, उसमें पाकिस्तान भी गए, हिंदुस्तान में तो हिंदू रह गए, मुसलमान उसमें। पाकिस्तान, हम तो कह रहे हैं कि भारत में। सर आपके बारे में मैं बोला नहीं, आप झूठ भरोस रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देश के अंदर कोई भी घुसपैठियां नहीं आनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी सरकारों की होती है। तो खत्म कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, और बांग्लादेश में जो हिंदू रहे उनको भी खत्म कर दिया गया। अरे बांग्लादेश से हमें कुछ लेना नहीं, पाकिस्तान से हमें कुछ नहीं। हमारे मुल्क की जो आबादी है हम उस पर बात करें। हमारे देश में 2014 से लेके और 2024 तक हिंदुस्तान में कितने लोग घुस के आए, इसकी जिम्मेदारी कैसी जी आपकी पार्टी और आपकी लोगों की, आपकी सरकार की थी? न किसी मुसलमान की जिम्मेदारी थी, न एंकर की जिम्मेदारी थी, न किसी टीवी चैनल की जिम्मेदारी थी। मैं कह रहा हूँ इंडोनेशिया में 90% मुसलमान रहते हैं, 2.5 लाख हिंदू रहते हैं, 11,000 मंदिर हैं। आज तक हिंदू मुसलमान नहीं हुआ क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे संगठन नहीं है, इसलिए दोनों मुल्क वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। आप हमारे मुल्क में जब आप हार रहे हैं, आप पिछड़ रहे हो, 3 फेज में भारतीय जनता पार्टी पीछे जा रही है, तो आपने हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल दिया। देश की जनता बड़ी चालाक है। आप कह रहे हो कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का चीफ मिनिस्टर हिंदू, प्रदेश का सारे प्रदेशों में चीफ मिनिस्टर हिंदू और हिंदू खतरे में। कैसी बातें आप कर रहे हो, देश के सामने गुमराह कर रहे हो। मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदुओं के छोटे भाई हैं और हिंदू मुसलमानों के बड़े भाई हैं। इस मुल्क में पिछले 75 साल से हिंदू और मुसलमान सारे प्यार से। एक मिनट ठीक लगती है, सुनिए ना मेरी बात, एक मिनट कह दूं कि हमारे मुल्क में बड़े प्यार से रह रहे हैं। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तानी। अगर सारे हिंदुस्तानी हैं तो उनमें जो घुसपैठी आ रहे हैं उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और आप अपने फोर्सेस के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि वो हमारे देश में घुसोड़ देते हैं। मेरी बात, ऐसे कैसे कोई घुसल के आ जाएगा जब तक आप नहीं चाहोगे? देखिए जो डेटा है, डेटा पे बात करते हैं। नूर अजहर भी काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास भी जाना मुझे। हिंदुओं की आबादी जो इस रिपोर्ट में बताई गई है वो 1950 में 84.68% थी। 2015 में यह आबादी 78.06% यानी कि लगभग 78%, 84 से घटकर 85 से घटकर 78 पर आ गई। मुसलमानों की आबादी 1950 में आज़ादी के 3 साल के बाद जब सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तो 9.8%, लगभग 10% आप इसको लगा लीजिए, और आज की तारीख में 14% से ऊपर है। लेकिन उसी रेशियो में क्रिश्चियन और सिख की आप आबादी लेंगे तो 2.24 से वो 2.36 तक पहुंचे हैं, यानी कि महज 0.12 का इजाफा है, 0.12% का। और सिखों की आबादी 1.24% से 1.85% अभी है। तो आबादी बढ़ाने के पीछे मकसद क्या है? या फिर आबादी 120 करोड़ हिंदुस्तान में नहीं है सर, रेशियो के हिसाब 5% निकाल दीजिए आप, इसमें सिख बौद्ध जैन सब निकाल दीजिए। रेशियो के हिसाब से बात हो रही है, अनुपात के हिसाब से बात हो रही है। अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से ज्यादा बढ़ी, तो क्या इसके पीछे कोई मंशा या इस पर सिर्फ राजनीतिक खेल खेला जा रहा है? मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जनसंख्या जो इसमें जो बढ़ी, हिंदुओं की भी बड़ी, मुसलमानों की भी बड़ी। नहीं, अनुपात ज्यादा, रेशियो ज्यादा है ना। मैं आपको वही बता रहा हूं। 14% आप बता रहे हैं, 14 अगर करोड़, अगर 9 करोड़ से 14 करोड़, 5 करोड़। अगर इस रेट से आबादी हिंदुओं की भी बढ़ रही होती तो आज देश की जनसंख्या 200 करोड़ के पास होती। 200 करोड़ भी होगी जब 200 करोड़ के पास होती। संख्या बढ़ेंगी। मेरी बात आप समझिए, आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं। मैं आपको आंकड़े के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं। आंकड़ा ये सारा गलत है सर, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप देख ले। मैं ये पूछ रहा हूं, हमारे मुल्क में घुसपैठी हो रही है, कौन मुसलमान आप जिम्मेदार होंगे? सरकारों जिम्मेदार होंगी। 2014 से लेके 2024 तक कितने लोग घुस आए? ये डरते हैं कि खेमचंद जी, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। खेमचंद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। खेमचंद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, सुन लीजिए मेरी बात, मैं आ रहा हूं आपके पास।
मेरा सवाल यह है कि क्या महज सियासत के लिए नूर अजहरी को लेकर आई स्क्रीन पर, उसके बाद मैं आशिक भाई के पास दोबारा चाहूंगा, क्या इस देश में सियासत के लिए इस डेटा को छेड़ा जा रहा है नूर अजहरी, या फिर किसी एक खास मकसद की वजह से आबादी में इतना तेज इजाफा मुसलमानों की देखा गया है? दोनों तरफ के सवाल हैं, मैं दोनों तरफ के सवाल मैंने आपसे पूछ दिए हैं। नूर अजहरी जी भाई, एक तो ये आप जो सुर्खी चला रहे हैं इस्लामिक स्टेट एजेंडा से, ये भी गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव 3 फेज होने के बाद में अब जो ये सब लेकर के आई है, इससे आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। भी आपके सवाल बहुत अच्छे थे। मुझे खुशी हुई कि मीडिया के लोग भी अब वो बात करने लगे हैं जो जनता चाहती थी, देश चाहता था। आज तक अब नहीं उठेगी इंशाल्लाह। आप जैसे महान, मैं कहना ये चाह रहा था भाई, इन्होंने देश से वादा किया था कि हम बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, ये नहीं लाए। इन्होंने देश से वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इन्होंने नहीं दी। इन्होंने देश से वादा किया था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, नहीं दिए। इन्होंने लखनऊ की सरजमीन पर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का पहली सरकार में, केंद्र की पहली सरकार में किया था वादा, आज तक वजूद में नहीं आई। तो इनसे जनता ये पूछ रही है, जनता धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, बाबरी के नाम पर वोट नहीं दे रही है। जनता अमन के लिए दे रही है वोट। जनता को मालूम चल गया है कि इनके पास हिंदू और मुसलमानों में नफरतें पैदा करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता, दूसरा कोई चारा नहीं है। ये जनता के लोग लिख रहे थे कि अरे भाई, अभी पाकिस्तान लेकर के नहीं आए, देखा तो तीसरे पेज से पहले पाकिस्तान ले आए। मतलब इनके पास बताने के लिए देश में कुछ नहीं है। तो अब ये वाला एजेंडा ले आए कि भाई इनके पास शुगूफे है। तमाम शुगूफे में से शुगूफे ये भी है कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा कर रहा है। अरे साहब, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ कैसे रहेंगे, और हम कितने बच्चे पैदा करेंगे, ये भी आपको बताना पड़ेगा। दूसरी सरकारों पर आप आरोप लगा रहे हो। 10 साल आप सरकार में रहे हो, और आप वो साहब कांग्रेस के रहे हो। आप 10 साल आप सरकार में रहे हो, सवाल कांग्रेस से कर रहे हो। कब तक ऐसा आप करते रहोगे? कब तक भागते रहोगे सवालों से? आप नहीं भाग सकते। जनता आपको घेर रही है, और ये सारी की सारी आपकी जो बातें, बड़ी बड़ी बातें जो है, ये सब 4 जून को आपको मालूम चल जाएंगी। हम भी यही है, आप भी यही, इंशाल्लाह। ठीक है। ये तरीका, नूर अजहरी, आप ये कह रहे हैं कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। मैं मोहम्मद आसिफ के पास जाऊं, उससे पहले मैं अश्विनी दुबे जी के पास जाना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। अश्विनी दुबे जी, इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या मानते हैं, जो रिपोर्ट ईएसी की जारी की गई है, ये जो पॉपुलेशन इंपैक्ट की जो रिपोर्ट आई है? देखिए, बिल्कुल ये कोई पहली रिपोर्ट नहीं है। लगातार आप रिपोर्ट्स को उठाइए तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से बेतहाशा देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन की बात नहीं करते, देश के नागरिकों में जिस तरह से देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, और हमारा जल स्तर, पानी भी हमारे पास कम है, अनाज भी हमारे पास कम है, रिसोर्सेस हमारे पास कम है। आज आप देखिए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, सड़क पे जाइए, बाजार में जाइए, कोर्ट में जाइए, बस स्टैंड में जाइए, बस में जाइए, रेल में जाइए, ट्रेन में जाइए, स्कूलों में जाइए, हर जगह बेतहाशा भीड़ आपको मिलेगी। उसको कंट्रोल करने के लिए सरकारों की जिम्मेदारी होती है, और वो सरकार ये इंश्योर करती है कि कैसे इस तरह के लॉ लेकर आए, या किस तरीके से लोगों को ये एजुकेट किया जाए कि जितना हमारे पास रिसोर्सेस है, उसी स्तर में, उसी अनुपात में लोग रहें, ताकि जो संतुलन, जो चेक एंड बैलेंस है, जो सस्टेनेबिलिटी है, वो बनी रहे। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कोई गलत रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट आज की रिपोर्ट आप देखिए, आप तमाम रिसर्च स्कॉलर्स के रिसर्चेस आप देखिए, भरे पड़े हैं गूगल पर। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के जितने भी ड्राफ्ट्स वहां पर पार्लियामेंट के अंदर जो लोगों ने बिल पेश किया, उनको आप उठाए, जो इंडिविजुअल प्राइवेट मेंबर बिल आए, उन सब में जो आंकड़े हैं वो ये कहता है कि संतुलन गड़बड़ हो रहा है। और जब संतुलन गड़बड़ हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसको बैलेंस करने के लिए एक बात की जरूरत होगी। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बिल्कुल आज की तारीख में तर्क संगत है। और रही बात, किसी को ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट में कोई कमी है, रिपोर्ट किसी माने अपीजमेंट के लिए लेकर आए,
तो निश्चित तौर पर उस रिपोर्ट के कॉन्ट्री रिपोर्ट भी तो आ सकती है। यही भारत का संविधान तो ये भी कहता है कि कोई रिपोर्ट अगर गलत है तो उस रिपोर्ट की सही रिपोर्ट लेकर के, तो हमारा संविधान इजाजत देता है। तो ये समझिए कि जो ये रिपोर्ट है और जिसमें इन्होंने आबादी घटने और बढ़ने की बात कही, अगर हम रिलीजियस फैक्टर छोड़ें, अगर हम नेचुरल देखें देश की पॉपुलेशन और देश के रिसोर्सेज के बीच में वो संतुलन करने के लिए मैं एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूं, वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जरूरी है। अगर इसके लिए ये रिपोर्ट आई है तो निश्चित तौर पर ये बात होनी चाहिए। और 2 चाइल्ड पॉलिसी तो यहाँ नहीं, 2 चाइल्ड पॉलिसी आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जाइए, जो जुडिशियरी है, 3 बच्चे हैं, यू आर आउट फ्रॉम द जॉब। आप बाकी दिल्ली में भी देखिए 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको वहां पर उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो उसको लार्जर इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि आप ये निर्धारित करें कि कैसे जो है जनसंख्या और जो संसाधन है उनके बीच में बैलेंस बनाया जा सके। तो ये रिपोर्ट है, अब देखते हैं अगर मान लीजिए कोई दूसरी रिपोर्ट आ जाएगी तो हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। अश्विनी जी, रिपोर्ट की व्यवहारिकता पर आपने चर्चा कर ली, रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर कुछ नहीं बोला। खैर, आप सीनियर एडवोकेट हैं और मुझे लगता है टाइमिंग को लेकर बहुत ज्यादा आप अपनी इस मामले में राय देंगे नहीं। मैं मोहम्मद आसिफ के पास जा रहा हूं। मोहम्मद आसिफ, मेरा सवाल आपसे भी वही है कि अश्विनी जी ने व्यवहारिकता पर बात की कि देखिए पॉपुलेशन बढ़ना, उसके साथ साथ रिसोर्सेज भी होने बहुत ज़रूरी हैं और कोई भी समझदार आदमी यही बात करेगा। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दक्षिण एशियाई देशों में, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दर्शक भी सुन रहे हैं, मेरे जितने पैनलिस्ट हैं सारे पैनलिस्ट को लेकर आई, सबके साथ मैं ये डेटा शेयर करना चाहता हूँ। इस डेटा की जो मुख्य बातें हैं वो ये कि दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान में बहुसंख्यक आबादी बढ़ी है, जबकि अल्पसंख्यक आबादी में गिरावट आई है। भारत में उल्टा है, भारत में बहुसंख्यक आबादी गिरी है और म्यांमार में भी, और अल्पसंख्यक आबादी में इजाफा हुआ है। खैर, ये बढ़ोतरी इजाफे की बात है और घटने की बात है। लेकिन मालदीव में, जहां शफी सुन्नी धार्मिक समुदाय बहुसंख्यक है, उनकी आबादी में 1.47% की गिरावट आई है। यही नहीं, आप दूसरे देशों को अगर लेंगे, बांग्लादेश में आप देखेंगे तो बांग्लादेश में भी 43.5% के हिसाब से नहीं बढ़ी है, 18% की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में 3.75% का इजाफा हुआ है। टोटल अगर कैपेसिटी में ले लेंगे तो 10% का इजाफा हुआ है। ड्रास्टिक इजाफा 43-44% का नहीं हुआ है। तो इसके पीछे सिर्फ ये आबादी बढ़ने के लिहाज से, या जो बात खेमचंद शर्मा कह रहे हैं कि इस देश में अवैध घुसपैठिए, रोहिंग्या और बाहर के लोग और जनसंख्या कंट्रोल ना कर पाना, ये तमाम चीजें हैं, या कोई सोची समझी बात है इसके पीछे? आसिफ जी, देखिए, अब भी ना सिमले तो मिट जाओगे दोस्तों, दास्ता भी ना होगी दास्ता के अंदर। ये हिंदुस्तान का चुनाव चल रहा है, चुनाव के 3 फेज हो चुके हैं और 3 फेज के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। और हार का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के सलाहकार एक रिपोर्ट पेश करते हैं, वो कहते हैं ये रिपोर्ट आई है और उस पर चर्चा का विषय बनता है। मेन सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के अंदर है बेरोजगारी का, महंगाई का। इससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और सलाहकार प्रधानमंत्री के ये सब रिपोर्ट लाते हैं और रिपोर्ट लाके कहते हैं आप इस पर चर्चा कीजिए। आज हिंदुस्तान की जनता को एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनना है जो प्रधानमंत्री एक रेपिस्ट के लिए कहता है, इसको आप वोट दीजिए। आज देश की जनता को मालूम है हमने किसके साथ खड़ा होना है, एक ऐसी सरकार के साथ जो लुटेरों के साथ खड़ी होती है। कल देश के प्रधानमंत्री तेलंगाना से कहते हैं कि अडानी अंबानी का काला धन बोरे भर भर कर, ट्रकों में लाद लाद कर कांग्रेस पार्टी को दिया जाता है। और जब प्रधानमंत्री को ये सब मालूम है तो देश की संस्थाओं को, ईडी और सीबीआई को प्रधानमंत्री से मालूम करना चाहिए और अडानी और अंबानी के घर इन संस्थाओं को जाना चाहिए। ये काला धन, मेरी सुनिए, मैं इस रिपोर्ट में बोलूंगा, काला धन जिसकी बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, देखिए, उनसे इंक्वायरी की जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या 10 साल से देश के प्रधानमंत्री काले धन के ऊपर मोहम्मद आसिफ जी, ऐसे बैठे हुए थे? मोहम्मद आसिफ जी, आप थोड़ा सा दूसरे जंक्शन वाली लाइन में चले गए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बांग्लादेश में बहुसंख्यक धार्मिक आबादी की बढ़ोतरी 18% से होती है, पाकिस्तान में 10% से होती है, भारत में 43% से होती है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना, चुनाव चल रहा है, 4थे चरण का फेस होने जा रहा है 3 दिन बाद में, तो उसकी बात कीजिए। देश के अंदर ये ऐसी रिपोर्ट की जरूरत आपको क्या पड़ी? मैं वही क्या पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री के सलाहकार को, कि ये रिपोर्ट जारी करनी पड़ी? आप जारी करते जब चुनाव नहीं हो रहे थे, आपके 3 फेज के चुनाव हारने के बाद में। मैं कहूंगा हालात क्या है, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जारी करते तो ठीक रहता। क्या है
आसिफ जी, चुनाव के पहले जारी करते हैं, चुनाव के बाद जारी करते हैं तो ठीक रहता है ये रिपोर्ट? मैं कहूंगा सरकार को रिपोर्ट जारी करनी थी, चुनाव से पहले करती और 2023 तक का, दिसंबर तक का आंकड़ा देती। सरकार आंकड़े देने में नाकाम साबित हुई है। 11 के बाद में कोई मैं खेमचंद शर्मा जी से इसका जवाब ले रहा हूं, उसके बाद हाजी खान आपके पास आ रहा हूं। खेमचंद शर्मा जी, मोटी मोटी बात यही निकल कर आ रही है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो इस तरह के मुद्दे उठाने हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर आंकड़ा जारी करना है तो आप 2 महीने पहले, 5 महीने पहले जारी कर सकते थे। अगर इम्पैक्ट इस पर बताना था तो 2 महीने, 5 महीने पहले भी बता सकते थे। और आसिफ जी से इनकार तो कर नहीं रहे। आसिफ जी कह रहे कि आप जैसे महिला आरक्षण बिल लेकर आए तो उस तरह से रिपोर्ट भी जारी हो सकती थी। महिला आरक्षण बिल के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया था, नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को अधिकार देने के लिए, जिसको पूरा देश ने जिसकी सराहना की। तो टाइमिंग को लेकर जो सवाल है उसको लेकर एक बार जवाब दीजिएगा खेमचंद जी। देखिए, आपकी डिबेट से रिपोर्ट की सत्यता बिल्कुल साबित हो गई है। 3 लोगों से आपने सवाल पूछे, किसी ने भी आंकड़े पे क्वेश्चन नहीं किया है, किसी ने भी ये नहीं बताया क्यों जनसंख्या बढ़ रही है, क्या मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ना सही है, क्यों उनको सहयोग नहीं करना चाहिए, क्यों उनको फैमिली प्लानिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए, क्यों जो बांग्लादेशी यहाँ पे हैं जो मुस्लिमों की संख्या बढ़ा रहे हैं उनको बाहर नहीं करना चाहिए, क्यों जो यहाँ पे रोहिंग्या जो हैं उनको बाहर नहीं करना चाहिए। एक ने भी जवाब नहीं दिया है। टाइमिंग पे सवाल कर रहे हैं। अरे ये डेटा तो था, ये इम्पैक्ट एनालाइजिंग हुई है। अब आप कहते हैं एम्प्लॉयमेंट का, फिर रिसोर्सेज का। अगर यहाँ पे अंधाधुंध मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी, हमारे देश के रिसोर्सेज में प्रेशर तो आएगा ही। हमारी सरकार ने जबरदस्त काम किया है। हम लोगों ने मुद्रा लोन के माध्यम से 40 करोड़ युवाओं को एम्पावर किया है। उन्होंने काम धंधे खड़े किए हैं। चौथे फेज के अंदर क्या नफरती अल्फाज देश के प्रधानमंत्री के तमाम प्रवक्ताओं के और प्रधानमंत्री के सलाहकार के ये बता रहे हैं कि देश नफरत की भाषा को नकार रहा है, देश मोहब्बत की भाषा में जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर देश देख रहा है किस तरीके से देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने देश को एक समेट के रखा, एक समान धर्म के लोगों को एक साथ रखा। ये वो देश है हिंदुस्तान, ये भारत की धरती है, ये वो धरती नहीं है जहाँ पे खून बहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान दे और ऐसी राजनीति करे। आज देश को मालूम है इन नफरती लोगों को इस हिंदुस्तान की सरजमीं से उखाड़ के फेंक देना है। और भारत में जो मेजॉरिटी है देख रहा है। और एक भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बोल ही नहीं सकते कि हमने नौकरी नहीं दी। एक भी ये नहीं बोल सकते बेरोजगारी अच्छा है, क्योंकि डर लगता है मुद्दों पे चुनाव हो रहा है और हम कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को मुद्दों से बाहर नहीं जाने देंगे। हम मुद्दों पे रखेंगे, 1 जून तक मुद्दों पे रहेंगे और 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी हम 30 लाख नौकरियां देंगे। हम इनकी तरह नहीं है कि बोलते रहे 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां और 10 साल में सिर्फ 9 लाख नौकरियां। और तमाम ऐसे लोगों, उद्योगपति मित्रों को जिनका मोदी जी ने कल नाम लिया, उन लोगों के लिए आप ऋण करेंगे 16 लाख करोड़ रुपए और देश की गरीब जनता को किलो राशन। मोहम्मद आसिफ जी, किलो राशन पे आप देश की मोहम्मद आसिफ जी, मोहम्मद आसिफ जी, आज देश को नौकरियां चाहिए। मोहम्मद आसिफ जी, ठीक है, एक एक करके मैं खेमचंद जी आपसे ये जानना चाहता हूं। ठीक है मोहम्मद आसिफ, मैं आ रहा हूं आपके पास। मोहम्मद आसिफ, मैं आ रहा हूं एक एक करके। मोहम्मद आसिफ, देखिए आउट ऑफ कंट्रोल होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, तो हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाजी खान मेरी बातों पे मुस्कुरा रहे हैं आप। खेमचंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस देश में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2019 में आप लोग लेकर आए थे, 2022 में उसको वापस, सुनिए मेरी बात, अरे भाई खेमचंद जी मेरी बात सुनिए और उनको होल्ड कराइए। हाजी खान जी को, खेमचंद जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को देश में आजादी के बाद से अब तक 35 बार संसद में पेश किया गया। 2019 में भी पेश किया गया था लेकिन 2022 में इसे वापस ले लिया गया। तो सिर्फ यह कह देना कि पॉपुलेशन हमारे ऊपर बोझ है और इस बात को अपने ऊपर एक बर्डन की तरह लेना और इसको बार बार एक पॉलिटिकल डिबेट में लेकर आना कि बजाबते हम इस पर काम करें। क्या आप लोगों की यह मंशा है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आएंगे अगर आप 3rd टर्म में सरकार में आते हैं तो, और यूसीसी, सीए, एनआरसी को आप लागू करेंगे इस देश में जिससे घुसपैठियों का परमानेंट इलाज हो सके? डंके की चोट पर कहिए यस और नो। चुनाव बीच में जा रही है, इस समय आपका जवाब बहुत महत्वपूर्ण होगा। केसी शर्मा जी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो हर संभव कदम उठाएगी जो जरूरी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। वहीं कांग्रेस ने साजिश रची, उन्होंने हिंदुओं के लिए तो लॉ बना दिया और उसमें हिंदुओं की फैमिली प्लानिंग, हिंदुओं को कंट्रोल करने के लिए, हिंदुओं को जो छोटी फैमिली रखने के लिए सारी चीजें बता दी और उन्होंने मान भी लिया। मुसलमानों को नहीं छेड़ा उन्होंने। और तो और 4-4 शादियां करो, जितने बच्चे पैदा करने उतने बच्चे पैदा करो। फिर बांग्लादेश से यहाँ पे करोड़ों लोग घुस गए, वो घुसे रहो, उनके कागज बना दिए, उनको यहाँ परमानेंट रेजिडेंस बना दिया। फिर उसके बाद और तो रोहिंग्या, हम सब जानते हैं पूरे विश्व में सबसे बड़े क्रिमिनल हैं वो, उनको पूरे देश को पार करते हुए जम्मू में जाके बसा दिया, अलग अलग स्टेट में जाके बसा दिया, उनको फैसिलिटी दी। तो ये कांग्रेस की साजिश है। ये मंशा को दिखाता है कि हम हिंदुओं को बेवकूफ नहीं बना सकते, हिंदुओं को बेवकूफ बना के और राज नहीं कर सकते, तो इसकी डेमोग्राफी बदल दो। यहाँ पे चाहे वो डेमोग्राफी ज्यादा बच्चे डेमोग्राफी बदलने की साजिश कौन कर रहा है? डेमोग्राफी बदलने की साजिश कौन कर रहा है? खुलकर बोलिए ना, बेटियों को बुला के कौन साजिश कर रहा है? खेमचंद जी कौन कर रहा है डेमोग्राफी? कांग्रेस कर रही है, विपक्ष कर रहा है। तो आपने साजिश को रोका क्यों नहीं? आपके पास 10 साल का वक्त, आप रोकते ना। आपने रोकने के लिए क्या कदम उठाया? बात करो, मैं आपके पास आता हूँ। जारी है। आप चार बड़े कदम, 5 बड़े कदम मुझे बताइए, आप लोगों ने क्या बड़े कदम उठाए? आप दर्शकों को बताइए ना क्या बड़े कदम उठाया, बताइए आपने दर्शकों को कि क्या बड़े कदम उठाए। आपने यूसीसी एनआरसी की बात की है, सबको पता है। आएगा कब ये यूसीसी सीए एनआरसी कब आएगा? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल कब आएगा बताइए? घुसपैठियों को भी सीए में शामिल किया जाए। हम घुसपैठियों को सीए में शामिल नहीं करेंगे। हमने एक बड़ा कदम उठाया कि हम घुसपैठियों को सीए में शामिल नहीं करेंगे। जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं और धर्म के आधार पर प्रताड़ित हैं, उन्हीं को हम सीए में लाएंगे। लेकिन कांग्रेस चाहती थी मुस्लिमों को भी डालो, ताकि जो करोड़ों घुसपैठी भारत में हैं वो परमानेंट नागरिक बन जाएं, इनके परमानेंट वोटर बन जाएं। हम तो कोशिश कर रहे हैं और करके छोड़ेंगे। इस जो बीमारी को, जो कैंसर जैसी बीमारी कांग्रेस ने पाली है, उसको दूर करके छोड़ेंगे। लेकिन ये लगातार साजिश भी रचते हैं, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिम फर्स्ट पॉलिसी के तहत उनको फायदा भी पहुंचाते हैं और देश को बदनाम भी करते हैं कि देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। धिक्कार ऐसे लोगों पे। आज जब सच्चाई सामने आ गई है, ठीक है, आप कह रहे हैं सच्चाई सामने आ गई है, डेमोग्राफी बदलने की साजिश की जा रही है। हाजी खान इसका जवाब देंगे। हाजी खान, उसके बाद मैं अश्विनी दुबे जी के पास आ रहा हूं। क्या डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश हुई है या फिर चुनाव के समय इस पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है? हाजी खान जी देखिए, केसी त्यागी जी जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ये झूठ की फैक्ट्री है। केसी शर्मा जी जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की ये फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अभी प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, जो मंगलसूत्र का, जो मुसलमानों की पूरी दुनिया में इसकी भज्जी उठी, पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको स्तुति किया कि ना तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो बात ये अपने पेट से बना कर कह रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जनसंख्या रोकना सरकार की केसी तिवारी, आप देश की जनता आपको समझ चुकी है और देश में जो 30 फेसों में चुनाव हुआ है उसमें जनता कह रही है कि सारे भारतवर्ष में हाजिर बजने लगा है इनका डंका, हर दिल के आईने में है सोनिया, राहुल और प्रियंका। ये जनता आपको जवाब दे रही है और जनता ही चुनाव में आपको जिता के लाएगी और देश की जनता ही आपको हरा के भेजेगी, क्योंकि आपने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री के सलाहकार एक रिपोर्ट पेश करते हैं, उस पर आप चाहते हो देश में माहौल नहीं बनेगा। देश आपको समझ में आए, आप दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हो, आप सब अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हो। आपने देश की जनता के साथ कुछ नहीं किया। आपने रोजगार नहीं दिया, 25-15 लाख नहीं दिया, बेरोजगारी। हाजी खान जी मुझे स्क्रीन पर लेकर आइए। हाजी खान जी मुझे स्क्रीन पर लेकर आइए। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। हाजी खान और मुझे स्क्रीन पर लेकर आइए। इसके बाद अश्विनी दुबे जी आपके पास आ रहा हूँ। हाजी खान जी मुझे एक बात बताइए, आपने वो कभी कोई शायरी वायरी पढ़ी है? शायद उसको जरा दोबारा पढ़ के सुनाएंगे। आपने कहा दो लोग दोहरे नकाब लगाकर चल रहे हैं और आपने भी कोई शायरी पढ़ दी अभी डंका वंका वाली, क्या शायरी क्या थी वो? भारतीय जनता पार्टी जो है जी, ना तो हिंदुओं के साथ, ना राम के साथ, ना हिंदुस्तानियों के साथ, ना मुसलमानों के साथ। ये दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। ये सब अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हैं। ना देश में न जनता के साथ है, ना राम के साथ है, और ये सिर्फ सत्ता की भूख में हासिल करने के लिए ये कुछ भी हासिल करने के लिए जा सकते हैं। वो डंका वाली लाइन क्या थी? अब मैं जो चुनाव में देख रहा हूं, 3 फेसों में जो चुनाव हुआ, उस 3 फेसों में जो चुनाव हुआ है उसमें जो जनता, इस लड़ाई इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की और जनता के बीच में ना और कोई पार्टी है, और वो जनता ने इन्हें हुक्मरानी बनाई थी और वही जनता इनसे हुक्मरानी के सारे भारतवर्ष में हाजिर बजने लगा है उनका डंका,
हर दिल के आईने में हैं सोनिया, राहुल और प्रियंका। ये देश की जनता कह रही है, जहां जा रहे हैं लाखों की भीड़ उनके साथ है। मैं अपने बात, ये तो आपके चेहरे पर भी नकाब है, आपके नीचे इस्लामिक स्कॉलर लिखा हुआ है। आप सच्ची बात कहना है, हम देख रहे हैं 7 लाख आदमी का मजमा है, तो कलम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कलम कह रहा है, कलम खुद चलने का लगा और वो कह रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ देश की जनता आ रही है, जैसे 2004 में आई थी ऐसे ही 2024 में फिर वापस कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कोई पार्टी नहीं, लेकिन सच कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब देश में आई, आप गवाह हो इस बात के, सारी मीडिया गवाह है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गुजरात हो, कि हाथ से इतने ज्यादा हैं वतन में अपने, खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। देश की जनता, हिंदू और मुसलमान सब हिंदुस्तानी है और राष्ट्रभक्त है और राष्ट्रीयता यही है कि देश का नागरिक कोई भी किसी मजहब का हो उसके साथ अदल और इंसाफ। कई जिलों में वहाँ पे मुसलमान, ठीक है, नूर में आ रहा हूँ आपके पास, एक बात नहीं बोली जी, मैं आ रहा हूँ, मैं खेमचंद जी में आ रहा हूँ। मैंने एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था, हाजिक भाई आपसे भी पूछता हूँ, आसिफ भाई एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैंने आपसे पूछा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक साथ अलग हुए और एक साथ आजाद हुए। पाकिस्तान में वहां के मेजॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ने की, मेजॉरिटी मुसलमान है वहां पर, उनके बढ़ने की जो रेशियो है वो 10% के आसपास है ओवरऑल अगर देखें, और हनीफी मुसलमान का देखेंगे तो 3% ही है, वो उससे ऊपर नहीं है। हमारे देश में जहां मुसलमानों को खतरे में बताया जाता है, जहां कहा जाता है दिन रात कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, वो खतरे में है, और जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उस पार्टी की तरफ से भी ऐसी कई बार इस तरह से स्टेटमेंट दिए गए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जहां मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, वहां पर भी 44% की रेशियो के हिसाब से पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। देखिए महोदय, मैं इसी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। आदिल खान जी आपका जवाब, फिर मैं अश्विनी दुबे और नूर अजहरी आपके पास आ रहा हूं। हमारे पिताजी के 2 भाई थे, 1 बहन थी जी, लेकिन मोदी जी के 6 भाई थे, अमित शाह की 6 बहनें और मोदी जी अमित शाह थे, योगी जी के 5-6 बहन भाई हैं, अटल जी अपने भाइयों में 5-6 थे। ये देश के अंदर कैसी बात करते हैं? ये जो आदमी घर में अपने रखा हुआ, इनकी मिनिस्ट्री में, उत्तर प्रदेश की मिनिस्ट्री में तमाम मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके 7-7, 6-6 बच्चे, तो क्या मतलब है उसका? अगर देश में सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो देश के, और जो आत्मा, एक बात और कह दूं आपके, सारी दुनिया कोशिश कर ले, सुनिए, पूरी दुनिया कोशिश कर ले, जो आत्माएं आसमान में तैयार हैं वो आत्माएं आएंगी। 100 साल पहले जो आने थे और 100 साल पहले जो आने हैं, उन्हें ना कोई सरकार रोक सकती, ना कोई। एक घर में 9-9, 10-10 पैदा होंगे जब आप रोक लगाओगे। चाइना ने तो रोक दिया, 3 कह रहे, पहले 1 कह रहे थे, 2 कह रहे थे, अब 3 कह रहे, 3 पैदा रोक तो दिया था ना, 20 साल के लिए रोक दिया, 30 साल के लिए रोक दिया था। उतने ही आने हैं, उससे ज्यादा ना आ सकते ना जा सकते। वहां पर उइगरों के साथ क्या हशर किया वो आप देखिए, आप लोगों ने देखा ही है। दुनिया में मैं कोई डिबेट में जाना नहीं चाहता। 80 लाख यहूदी मार दिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए हाजिर जी, नूर अजहरी जी, मुझे बताइए क्या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, अभी जितनी मैंने बातें कही, एक बात का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं। ये सारी बातें चुनाव के दौरान ही क्यों आई? भाजपा के मैंने आपको बताया तो देश में 35 बार इस बिल को लाने की कोशिश हुई है इस देश में, 35 बार। कुछ नहीं ला सकते, अरे ये नहीं ला सकते, ये देश को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, सिर्फ इनकी बात नहीं है ना सर, ये पॉलिटिकल बिल की बात है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात है सर। 35 बार ये रहे नहीं। सुन ले मेरी बात सुन ले आप। 10 साल से ही विराजमान है भाई। 10 साल से क्या कर रहे थे? आपने भी सवाल किया था, मैं भी सवाल कर रहा हूँ। 10 साल से क्या कर रहे हैं? ये धर्म की मार्केटिंग कर रहे हैं इस पर। इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं देश में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ श्री राम का मंदिर दिखाने के सिवा कुछ नहीं है इनके पास। ये झूठ फैला रहे हैं देश में। जब ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर सकते हैं तो ये किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये खुलकर बताएं कि ये इतने, मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट भी फर्जी है? इतने क्यों बेबस है ये? नहीं, आप ये कह रहे हैं रिपोर्ट फेक है? सरकार जाती हुई नजर आ रही है तो यहां तक आ गए कि आप जनसंख्या बढ़ने का इल्जाम भी मुसलमानों पे लगाओगे? ये क्या है? ये देश का ध्यान असल मुद्दे जो कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता
जो वो लोग असल मुद्दे लेकर के सामने आ रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, ये सिर्फ उससे लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है देश में इस पर। ठीक है, मैं खुल करके कह रहा हूं। मैं अश्विनी दुबे जी के पास आ रहा हूं। अश्विनी दुबे जी, मैं आ रहा हूं। खेमचंद जी इसका जवाब दीजिएगा। अश्विनी दुबे जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। इस देश में अश्विनी दुबे जी, ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कोई बातचीत हुई नहीं है, लेकिन ये जो दो मेन मसले आज की डिबेट में सामने आए, मैं पॉलिटिकल वाले मामले पर चर्चा तो लगातार कर रहा हूं, लेकिन एक जो डेमोग्राफी चेंज होने की बात हो रही है, दूसरा ये कि पॉपुलेशन का रेशियो बदलने की बात हो रही है, और तीसरा ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर इस देश में लंबे समय से बात होती रही, लेकिन कभी पॉलिटिकल विल इस मामले को लेकर देखा नहीं गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब भी इस देश में एनआरसी की बात होती है, यूसीसी की बात होती है, सीए तो खैर इस देश के लिए नहीं है, बाहर के नागरिकों के लिए है, तो मैं उसको इसमें नहीं जोड़ूंगा, तो इस देश में फिर अलग सेंटिमेंट आता है कि भाई मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को खतरे में डाला जा रहा है, मुसलमान खतरे में है। देखिए, दुनिया में आप मैक्सिमम उठाइए, मैक्सिमम अगर हम क्रिश्चियन कंट्रीज को छोड़ दें तो इस्लामिक नेशंस हैं। दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में इस्लामिक नेशंस अगर हैं, और कहीं भी आप देख लीजिए, क्योंकि इस आंकड़े में सिर्फ भारत की बात नहीं है, मैं इसलिए कहूंगा इसको रिलीजियस एंगल देने के बजाय, भारत की बात नहीं है, म्यांमार की भी बात है, नेपाल की बात, दो ही तो ऐसे देश हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि वहां पर पूरी तरह से इस्लामिक नेशन है, बाकी आपके पड़ोसी तो सारे क्या है आपने देखा है। सवाल यहां एक विषय है कि रिफॉर्म एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भारत देश में अगर भारत के बहुसंख्यक समाज या मैं कहूं हिंदू समाज ने रिफॉर्म्स ला करके अपनी जनसंख्या को कम करते हुए भारत के विकास में, भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, भारत में जो संसाधन, उन संसाधनों के ऐट पार लेकर आते हैं, क्योंकि रिफॉर्म्स एक सतत चल, उसी तरह से बाकी लोगों की भी ये जिम्मेदारी होती है, वो ये इंश्योर करें कि वो भी उसी उतना ही संसाधनों पर, बेरोजगारी का या एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का या हम कहें कि पॉपुलेशन का भार देंगे जितना वो कंट्रोल कर सके। हमारे भारत देश में डिपोर्ट, डिटेन और डिटेक्ट की बात क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हर रोज इन्फिल्ट्रेटर्स कहीं बांग्लादेश से, कहीं म्यांमार से भारत में आ रहे हैं, और हर रोज एनआईए हमारे देश की अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद चूंकि कोई इतना स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं कि तुरंत डिपोर्ट किया जा सके, और जो इकोसिस्टम है उन्हें रोकेगा कौन? आप रोकोगे, मैं रोकूंगा, ये सरकार रोकेगी? अश्विनी दुबे जी, जो हमारे मुल्क में घुसपैठिए आ रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आ रहे हो या म्यांमार से आ रहे हो, उनकी जिम्मेदारी किसकी है रोकनी? आपकी, मेरी या सरकार की? किसकी जिम्मेदारी है? 14 साल में कितने लोग आए? डाटा पेश कीजिए आप। प्रधानमंत्री के सलाहकार ने पेश किया है कि 2014 से लेकर 2024 तक कितने हिंदुस्तान में घुसपैठिए आए, और किधर से आए, बांग्लादेश से आए या म्यांमार से आए? कोई डाटा है आपके पास? बताइए जरा देश को, देश की जनता को बताइए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं कि ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, वो इन्फिल्ट्रेटर्स देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट में अरे सर, खतरा है, उसको रोकेगा कौन? आप खतरा बयान कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि 2014 में के केस में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के डाटा और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो आंकड़े हैं वो कहते हैं 5 करोड़ से ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स बांग्लादेश से और म्यांमार से। सर वो कौन रोकेगा? 5 करोड़ की आपने तो रोकने की बात, तो अरे आप निकालने की बात है। आ रहे हैं लोग, उन्हें रोक नहीं रहे, निकालने की बात है, कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग एनआरसी का सपोर्ट कर देंगे फिर? देखिए, एनआरसी सरकार देश की जनता के लिए ला रही है या अपने लिए ला रही है? घुसपैठियों के लिए लेकर आ रही है। घुसपैठियों को तो रोकना चाहिए, हम कह रहे हैं। 5 करोड़ जो घुसे हुए उसको तो निकालने की बात होगी ना। वो भी सरकार, हमारी वो भी सरकार की जिम्मेदारी हमारी नहीं। घर में 10 लोग घुसा के रख सकते हैं क्या? हम उसको पहले दिन से विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आप एनआरसी को सपोर्ट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी आप एनआरसी को सपोर्ट करेंगे? देश के लोगों के लिए मैं यही समझ जाऊंगा आप लोग घुसपैठियों के साथ हैं कि नहीं। लिए बनेगा, देश की जनता के लिए बनेगा, आप एनआरसी को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन आप ये है कि किसी को टारगेट करोगे तो उसका विरोध होगा। अगर कोई सरकार हाजी खान जी, मुझे एक बात बताइए, आप एनआरसी सपोर्ट करेंगे? आप 2 चाइल्ड पॉलिसी सपोर्ट करेंगे? यस और नो? कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, अपने साथ साथ बता दीजिए। भाई भाई के भी एक बेटी है, इस तरह आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे देश के लिए? आप अपना मत बताइए, अपना छोड़ दीजिए, आप उनकी जिम्मेदारी आप अपना छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए, आप इस बिल को, इस कानून को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? यस और नो बताइए मुझे। सारे हिंदुस्तानों को मानना होगा अगर कानून सही होगा देश के हित में, और अगर देश के हित में ही है। पॉपुलेशन किसके फायदे में जाता है? हिंदू मुसलमान सब कर रहे हैं जी। आसिफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहम्मद आसिफ जी, मोहम्मद आसिफ जी। जी
जी पूछे सवाल। आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त। मेरा सीधा सवाल वही है ना कि इस देश में एनआरसी की बातचीत होती है या फिर अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात होती है तो फिर मुसलमानों को खतरे में बताया जाता है, और अगर बात नहीं होती है कहते हैं चुनावी एजेंडा है। भाई दोनों नाव पर पैर रखने से कैसे चलेगा? किसी एक कश्ती पर सवार हो जाए या तो। ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में है। जो धर्म की राजनीति करते हैं उनकी दुकान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी को खतरा महसूस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है बहुसंख्यक खतरे में है। आप ध्यान दीजिए, डराते हैं, धमकाते हैं अपने लोगों को और कहते हैं हमें वोट दीजिए। आज देश की जनता देख रही है किस तरीके से 10 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या देश का हाल कर दिया है, देश के युवाओं का क्या हाल कर दिया है, किस तरीके से बड़े बड़े घोटाले इन्होंने किए, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया। आज चुनाव के वक्त में चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। देश को मालूम है हाथ ही हालात देश के बदलेगा जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के हालात खराब किए हैं। आज देश का हर हिंदुस्तानी, हर नागरिक देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश को भाईचारे से रखती थी और देश भाईचारे से चलेगा। देश का विकास होगा। देश के अंदर जो लुटेरे हैं, जिस तरीके से देश को उन्होंने कर्जदार बनाया, जो सरकारें पिछले साल की रही उन्होंने कितना कम कर्ज लिया, इन्होंने आने के बाद में 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया। किसके लिए लिया? वो भी तो लुटेरे ही है ना। आप बताइए, आप लोग उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? घुस बैठे लुटेरे लगते हैं तो 10 साल से सरकार आपके साथ क्या चल कर रहे रही निकालो, थी? चलो 10 निकल रहे, साल हम से चल रहे हैं सरकार आपके के साथ, पकौड़े निकालो तल तो रही थी। पॉलिसी है नहीं निकालने की, चुनाव की राजनीति करनी है, इसके अलावा ठीक है। खेमचंद शर्मा जी इसका जवाब देंगे। ठीक है खेमचंद शर्मा जी आपका जवाब, खेमचंद शर्मा जी। दे रहा हूं। ठीक, आसिफ जी ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, इन्होंने क्या कहा? खेमचंद शर्मा जी, एक सेकंड, मोहम्मद आसिफ एक का सेकंड। काम कर रहे हैं। मतलब इनके अनुसार सिर्फ और सिर्फ हिंदू अपने हैं भारतीय जनता पार्टी के और कोई अपना नहीं। अपने आप को ये गलत मानते हैं, मुसलमानों को ये बाहर मानते हैं। इनकी इतनी संकुचित सोच है। एक बार भी नहीं कहा कि हम मुसलमानों को कहेंगे या मुसलमानों को कहेंगे कि एक एक करके मोहम्मद आसिफ जी, एक एक को कहेंगे एक शादी खेमचंद शर्मा जी को स्क्रीन पर लेकर आइए और मुसलमानों को कहेंगे कि अगर इन्फ्iltrator आपके आसपास है, अगर कोई बांग्लादेशी आपके पास है, अगर आपके पास कोई रोहिंग्या रह रहा है तो सरकार को बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं, पुलिस को बताएं ताकि उसको बाहर निकाल दिया जाए। मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए खेमचंद शर्मा जी। खेमचंद शर्मा जी इस लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या चुनाव के दरमियान मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है बीच चुनाव में इस तरह का डेटा आना? खेमचंद शर्मा जी आपका जवाब। बिल्कुल नहीं। हमने मुद्दों पे बात की है, अपने काम पे बात की है, विकास पे बात की है, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है। डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम फर्स्ट के साथ चल रही है। कांग्रेस ने 43% मुसलमानों को यहाँ पे वृद्धि दी है, बढ़ाया है, इन्फ्लेटर घुसाए, यहाँ पे बांग्लादेशी घुसाए, यहाँ पे रोहिंग्या घुसाए, और फिर भी कहते हैं विदेशों में जाके कि देखिए मोदी सरकार में माइनॉरिटी खतरे में है। कैसे खतरे में है? ये हिंदुओं के हक को मारने का काम कर रहे हैं, ओबीसी के हक को मारने का काम कर रहे हैं, SC ST के हक को मारने का काम कर रहे हैं।